जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज हम लोग पढ़ेंगे 10th क्लास का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। ठीक है, जो 2022 का क्वेश्चन है। देखिए आपका साइंस का क्वेश्चन है और जो साइंस का क्वेश्चन से आप देखिए कि इस क्वेश्चन में आप कितने क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। ठीक है, चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं। चलिए ठीक है, कल का क्वेश्चन है 2022 का ये क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए 2022 क्वेश्चन है। आ जाइए, देखिए क्या कहता है कि प्रश्न संख्या 1 से 80 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, इनमें से किसी 40 प्रश्नों का उत्तर देना है। ठीक ना, यानी टोटल 80 क्वेश्चन है, जिसमें से आपको कितने क्वेश्चन बनाना है? सिर्फ 40 क्वेश्चन इसमें बनाना है। ठीक है, अब देखिए प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक सही है। ठीक है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, जिसमें से क्या है आपका सही है और 3 आपका क्या है गलत है। ठीक है, चलिए अब उतना हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सबसे पहले आ जाते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए यहाँ पे कि नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है, यानी मनुष्य के नेत्र में कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो याद रखिएगा, मनुष्य के नेत्र में बनता है आपका वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु से छोटा बनेगा। वास्तविक, उल्टा, वस्तु से छोटा। ठीक है, चलिए अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि देखिए विद्युत परिपथ में विद्युत धारा, तो विद्युत धारा मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? ठीक ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अमीटर। क्या हो जाएगा? अमीटर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे देखिए निम्नलिखित में से कौन विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। तो देखिए कौन है इनमें से जो विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करते हैं। तो V बराबर आई आर होता है, आई स्क्वायर होता है। ये इसका आंसर नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा। ठीक है, चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 आ जाइए। क्या कहता है, निम्नलिखित में से किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है। यानी इनमें से कौन है जो किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। तो याद रखिएगा, उत्तल लेंस में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। ठीक ना, उत्तल लेंस में कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक प्रतिबिंब आपका बनता है। ठीक ना, यदि इसका कमेंट कीजिएगा तो इसका हम उत्तल लेंस का पूरा हम डिटेल बना के आपको हम यूट्यूब पर अपलोड कर देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आ जाइए 5 आ जाइए। किसी वस्तु, किसी बिंदु है ना, किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहते हैं? तो जिस बिंदु पर मिलता है उसे क्या कहेंगे? प्रतिबिंब बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? प्रतिबिंब बिंदु कहते हैं। अरे क्वेश्चन नंबर 6 आ जाइए। क्या कहता है, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है, यानी जो फोटोग्राफी कैमरा होता है उसमें कौन सा लेंस लगा रहता है। तो बताइए, इसमें उत्तल लेंस लगा रहता है। कौन सा लेंस लगा रहता है? उत्तल लेंस लगा रहता है। ठीक है, कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। आगे जाइए क्वेश्चन नंबर 7 आ जाइए। किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न से कौन से लेंस पसंद करना चाहेंगे। तो आपको इसका आंसर क्या होगा? 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस। क्या इसका आंसर होगा? 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस इसका होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कहता है कि किसी गोलीय दर्पण, ध्यान से देखिए, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 है ना, -15 सेंटीमीटर है। तो दर्पण तथा लेंस संभवतः क्या होगा, है ना, यानी दोनों की फोकस जो दूरियां हैं माइनस में है। तो आप इसका बता सकते हैं कि जब दोनों माइनस में होगा तो इसका आंसर क्या होगा? दोनों अवतल है। दोनों क्या है? अवतल है। आपको आप पढ़े होंगे कि अवतल या तो लेंस रहे या अवतल दर्पण रहे, उसकी जो फोकस दूरी होता है हमेशा नेगेटिव होता है, ऋणात्मक होता है। ठीक है, और आप सुनिएगा, यदि उत्तल लेंस रहे या उत्तल दर्पण रहे तो उसका फोकस दूरी उसका क्या होता है? तो उसका फोकस दूरी पॉजिटिव होता है, धनात्मक होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 9 क्या कहता है? 9, ठीक है, देखो वोल्ट V बराबर, तो वोल्ट बराबर क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा जूल प्रति
कूलम, जूल प्रति कूलम होता है। ठीक है, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 10 आ जाइए। विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? तो जब प्रवाह की दर आ जाएगा ना, तो विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? विद्युत धारा कहा जाता है। निम्नलिखित में से देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा कथन का सत्य है। तो देखिए इसका ये हो जाएगा जूल बराबर कूलम गुने वोल्ट। ठीक है, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 12 आ जाइए। CHO अभिक्रियाशील समूह को क्या कहते हैं? तो CHO अभिक्रियाशील समूह को बोला जाता है एल्डिहाइडिक समूह। क्या बोला जाता है? एल्डिहाइडिक समूह बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 भैया। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 13 बता सकते हैं कि एथेनॉल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 को क्या बोलते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर निम्नलिखित में से कौन सी गैस बनती है? तो इसका आंसर होगा C2H2 बनेगा। क्या बनेगा? C2H2। चलिए आगे जाइए। जिंक ब्लेड निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? तो जिंक ब्लेड है जो किसका है? Zn का, जिंक का है, जस्ता का है। ठीक ना, किसका है? चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 15 जाइए। आवर्त सारणी के किसी आवर्त के तत्वों में कौन सा गुण समान होता है? तो इसका आंसर याद रखिएगा, इसका आंसर है कक्षों की संख्या। कक्षों की संख्या आपको पता है कि आवर्त सारणी में कौन आपका आवर्त होगा, किसी को वर्ग कहते हैं। ठीक है, यदि आप कमेंट कीजिएगा तो हम पूरा इसका डिटेल बता देंगे। चलिए आगे जाइए। अभिक्रिया CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस जल से अभिक्रिया कराती। ठीक ना, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस जल से अभिक्रिया कराएं तो इसका बन गया CaOH कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया। तो ये क्या है? तो ये आपका क्या है? संयोजन अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया? संयोजन अभिक्रिया। देखिएगा हम एक YouTube पर वीडियो अपलोड किए हैं, उसमें रासायनिक अभिक्रिया पढ़ाए हैं, जिसमें बताए थे कि यदि दो ठो मिलकर किसी तीसरे का निर्माण करता है तो उसको बोला जाता है संयोजन अभिक्रिया बोला जाता है। कौन सा अभिक्रिया? संयोजन अभिक्रिया। तो देखिए दो मिला, कैल्शियम ऑक्साइड मिला, जल मिला, और ये दोनों मिलकर क्या बन गया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया। ठीक ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया। ठीक है, अब इसमें देखिए एक क्वेश्चन और इसमें पूछ सकता है कि आप हम बताइए कि किसे बुझा हुआ चूना कहते हैं? तो देखिए ये तो एक पॉइंट ही हो गया। ऐसे देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये आपका बुझा हुआ चूना कहलाता है, और ये आपका बिना बुझा हुआ चूना है। यहाँ से बार बार क्वेश्चन रिपीट करते रहता है। ठीक है, चलिए यहाँ तक यदि समझ में आ गया आपको तो बढ़िया है। चलिए इसको देखिए क्वेश्चन नंबर 17 आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है कि जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाएगा? तो जल में जो घुलनशील भस्म है तो वही तो उसी को तो बोला जाता है क्षार बोला जाता है। तो क्षार का पीएच मान कितना होता है? तो क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है। अम्ल का पीएच मान कितना होता है? 7 से कम होता है। ठीक है, उदासीन का पीएच मान कितना होता है? 7 से बराबर होता है। ठीक है, चलिए आगे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? सोडा एस का रासायनिक सूत्र क्या होगा? तो सोडा एस का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है? यहाँ पे देखिए कहता है निम्नलिखित में से कौन विजातीय यौगिक है? तो इसमें कौन विजातीय यौगिक है? तो इसका आंसर होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? बेकिंग सोडा कहने का मतलब जी जिसको खाए वाला सोडा बोला जाता है। ठीक ना, ठीक है, तो इसको बोला जाता है NaHCO3 NaHCO3 इसका आंसर हो जाएगा NaHCO3। तब इसको याद रखिएगा। और ये देखिए ये जो देख रहे हैं Na2CO3 × 10 ये होता है धोवन सोडा। ठीक ना, और ये बेकिंग सोडा खाए वाला सोडा का NaHCO3 NaHCO3। ठीक है, याद रहेगा ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 आ जाए। निम्नलिखित में कौन संक्षारक अम्ल है? तो संक्षारक अम्ल से कौन होगा? सल्फ्यूरिक अम्ल।
आपसे पूछेगा कि बताइए कि सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, तो बता सकते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है H2SO4। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होगा, H2SO4 होता है। अब आगे जाइए, यहाँ पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 22 आ जाइए। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, जो मिल्क ऑफ मैग्नीशियम होगा इसका पीएच मान कितना होगा, तो इसका मान होता है 10.5। अच्छा ये देखिए मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम MgOH का होल टू मिल्क ऑफ अच्छा ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, ठीक है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशियम जानते क्या होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम आपका होता है क्षार होता है, ठीक ना। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम क्या होता है, क्षार होता है, ठीक है, जिसका हम लोग प्रयोग कहाँ करते हैं, जब आपका पेट में गैस बना देता है तो जो हम लोग इनो पीते हैं तो वही रहता है, उसमें क्या रहता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम रहता है। तो अम्ल की काम, अम्लीयता को कम करने के लिए हमें क्षार पीना पड़ेगा, है ना। तो याद रखिएगा, तो क्षार पिएंगे तो क्षार का पीएच मान कितना होता है, अभी आपको बताए थे कि क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है। तो देखिए आपको 4 हो सकता है, नहीं ये तो अम्ल है, ये भी अम्ल है, ये उदासीन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 10.5 इसका आंसर होगा। चलिए यहाँ पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है कि सल्फर के संयोजित सेब में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितने होते हैं, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितने होते हैं, 6 होते हैं। कितने होते हैं, 6 होते हैं, ठीक है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 24 आ जाइए, निम्नलिखित में तत्वों में से किसकी आयन ऊर्जा अधिकता होती है, तो पता है आयन ऊर्जा किसकी अधिकता होगा, तो इसके आयन ऊर्जा सबसे ज्यादा किसका होगा, यहाँ पे होगा फ्लोरीन का, ठीक है। अब कहिएगा तो इसको हम डिटेल बता देंगे कि बल्ब में ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है, बाएं से दाएं जाने पर क्या होगा, विद्युत ऋणात्मकता क्या होता है, विद्युत धनात्मकता क्या होता है। यदि आप हमें कमेंट करते हैं तो आपको पूरा उसको हम डिटेल बताते चलेंगे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम क्वेश्चन बता रहे हैं तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 से चलेंगे। 25 क्या कहता है, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 25 देखिए क्या कहता है, निम्नलिखित, देखो निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है, तो वाट के बराबर हो जाएगा इसका आंसर जूल प्रति सेकेंड, जूल प्रति सेकेंड होता है। क्वेश्चन नंबर 26 आ जाएगा, विद्युत हीटर के तार की कुंडली बनी होती है, तब विद्युत हीटर के जो तार की कुंडली होता है उसमें नाइक्रोम लगा रहता है। यदि आपसे पूछा जाए कि विद्युत बल्ब, जो विद्युत बल्ब होता है उसमें किस तार का प्रयोग किया जाता है, तो विद्युत बल्ब में टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है, अरे ना। आज जो हीटर वगैरह होता है उसमें किसका प्रयोग किया जाता है, नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है, एकदम इसको याद रखिएगा। हीटर वगैरह में किसका प्रयोग किया जाएगा, नाइक्रोम का। बल्ब में किसका प्रयोग किया जाता है, तो बताइएगा टंगस्टन का, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 आ जाइए, किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है वह क्या कहलाएगा, तो यह कहलाता है प्रतिरोध कहलाता है, क्या कहलाएगा, प्रतिरोध कहलाता है। चलिए आगे जाइए, क्वेश्चन नंबर 28, एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान होता है, तो विद्युत धारा प्रवाहित करने पर विद्युत वाहक बल से अधिक होता है, क्या होगा, विद्युत वाहक बल से अधिक होता है। चलिए इसमें आ जाइए, अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो इसमें अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या हो जाएगा, कोयला, ठीक ना, क्या हो जाएगा, कोयला। चलिए आ जाइए, तरंगदैर्घ्य को समानता व्यक्त किया जाता है, तो तरंगदैर्घ्य को किसमें व्यक्त किया जाता है, तरंगदैर्घ्य आपका एक तरह से मीटर में उसको क्या किया जाएगा, व्यक्त किया जाता है। तरंगदैर्घ्य किसमें व्यक्त किया जाएगा, आपको मीटर में। क्वेश्चन नंबर 30 हो गया। 30 के बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर देखिए 30 और 31 आ जाइए, किसी चालक तार से प्रवाहित विद्युत धारा में गतिशील कण होता है, तो जो उसमें गतिशील कण होता है कौन सा होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। देखिए 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदु के बीच 2 कूलम्ब आवेश को ले जाने में कितना कार्य करना पड़ता है, तो कार्य बनेगी यहाँ पे क्या जाएगा, डायरेक्ट यहाँ पे दोनों का जाएगा गुना हो जाएगा, अब 12 दूनी यहाँ पे कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। आप कमेंट कीजिएगा तो आपको हम इसका पूरा डिटेल वीडियो बना के डाल देंगे, ठीक है। चलिए आगे आ जाइए, फिर आगे देखिए, यहाँ पे आ जाइए, मेंडल ने अपने अनुवांशिकी
प्रयोग हेतु किस पौधे का उपयोग किया था? तो मेंडल ने जो अपने प्रयोग में लिए थे, याद रखिएगा, मटर का पौधा लिए थे। किसका पौधा लिए थे? मटर का पौधा लिए थे, ठीक ना। चलिए आगे जाइए। किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? तो याद रखिएगा, वायवीय श्वसन। क्या होगा? वायवीय श्वसन होगा इसका राइट आंसर, ठीक है, वायवीय श्वसन होगा, ठीक है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर, वायवीय हो गया, आ जाइए क्वेश्चन नंबर, आगे आ जाइए। मेंडल किसका? मटर हो गया, वायवीय हो गया। क्वेश्चन 35, मानव नर में जनन ग्रंथियां क्या कहलाता है? तो मानव नर में जो जनन ग्रंथियां होता है वह होता है आपका वृषण होता है। क्या होता है? वृषण होता है। जीवन की देखिए क्वेश्चन 36, जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है अणु की गति, वृद्धि, संग या समन्वय। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वृद्धि, है ना। आगे जाइए। स्वपोषी पोषण होता है, तो स्वपोषी पोषण कहाँ होगा? पौधों में, कवक में, कुछ प्रोटिस्टा, प्रोकैरियोटिक में, ए और सी दोनों होगा। तो याद रखिएगा, स्वपोषी किसमें होता है? पौधों में। तो स्वपोषी कहते हैं किसको? जो अपना भोजन स्वयं बना लेता है उसको स्वपोषी कहते हैं। जैसे पेड़ पौधा, तो पेड़ पौधा अपना भोजन स्वयं बना लेगा तो क्या कहलाएगा? स्वपोषी कहलाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आगे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर उसके बाद 37 के बाद आ जाइए। 37 के बाद क्या हो जाएगा? 38 आ जाएगा। 38 देखिए क्या कहता है कि ग्लाइकोलाइसिस होता है। तो ग्लाइकोलाइसिस होता है किसमें होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में, कोशिका द्रव में, गोल्गी कॉम्प्लेक्स में या क्लोरोप्लास्ट में। तो इसका आंसर हो जाएगा कोशिका द्रव में। क्या होगा? कोशिका द्रव में। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, तंत्रिका तंत्र के संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई क्या कहलाता है? तो तंत्रिका तंत्र में संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई को तंत्रिका तंत्र है, तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूरॉन हो जाएगा, ठीक ना। क्या हो जाएगा? न्यूरॉन। इनमें से अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? तो वसा को कौन पचाता है? तो वसा को हो जाएगा लाइपेज, ठीक ना। चलिए देखिए, ओजोन का आणविक सूत्र क्या होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। तो ओजोन का आणविक सूत्र याद रखिएगा O3 होता है। ये बहुत 3-4 बार क्वेश्चन रिपीट कर चुका है कि ओजोन का आणविक सूत्र क्या होता है? O3। आज हम इतना ही रहने देते हैं और अगले वीडियो में आपका 40 के बाद का क्वेश्चन हम बताएंगे, ठीक है। आप यदि कमेंट करते हैं तो इसके बाद टोटल 80 क्वेश्चन है, तो जिसमें 40 क्वेश्चन हो गया है और 40 क्वेश्चन के बाद आपको हम और भी अगले वीडियो में अपलोड कर देंगे, ठीक है। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।